नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज 24 टाइम के टॉप शो सीरीज में। मित्रों, आज वार्ता कुछ गंभीर विषयों पर। बैग ऑफ बारोइंग यानी कि भारत का संविधान, वो संविधान जिसमें दुनिया से उठा करके कुछ ला करके और उसको एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया। चर्चा इसलिए हो रही है कि आजकल टीवी पे एक सीरियल चल रहा है, महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और अब तक के जो एपिसोड्स दिखाए गए हैं वो उस व्यक्तित्व के उस पक्ष के दिखाए गए हैं जिसमें उनके ऊपर तथाकथित सवर्णों ने अत्याचार किया, उनका शोषण किया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यदि महाराष्ट्र के किसी एक गांव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बाल्यावस्था में गांव के कुछ लोगों ने अगर उनके साथ अत्याचार किया, तो क्या गत 74 वर्षों से इसी आधार पर भारत के सवर्ण समाज के साथ अत्याचार किया जा रहा है आरक्षण के नाम से? सवर्ण समाज का बच्चा 80% नंबर लाने के बाद भी नौकरी नहीं पाता महज इसलिए कि वो सवर्ण है। और दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ही हाथ का लिखा हुआ संविधान कहता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ केस, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सेक्स। साथियों, क्या 74 साल में इन तथाकथित सवर्ण जनप्रतिनिधियों की आंखें फूट रही थी? क्यों कर नहीं या तो भारत की संविधान की प्रस्तावना बदली गई या जात आधारित आरक्षण हटाया गया। मैं उस सीरियल को बड़ा गंभीरता से देखता हूं। हालांकि वो एक तरीके का एक्ट है और एक्ट में हाव भाव, भाव भंगिमाएं और कृत्य कुछ ज्यादा भी संवेदनशीलता से दिखाए जा सकते हैं जिससे उसका ड्रामेटिक इम्पैक्ट बड़ा क्लियर हो। परंतु प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान समय में जो समाज की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिस तरीके से एक विद्वेष का भाव समाज में व्याप्त हो रहा है, क्या इन सीरियलों में ऐसा दिखा करके उस विद्वेषता को बढ़ाया नहीं जा रहा? विद्वेषता तो आज भी हो रही है, भेदभाव तो आज भी हो रहा है, 74 सालों से हो रहा है। क्या सवर्ण समाज में भूखा और दलित प्राणी नहीं? आप किसी भी धार्मिक नगरी में चले जाएं, आपको हजारों ब्राह्मण ऐसे मिल जाएंगे जो भीख मांग रहे हैं। तो क्या वो दलित नहीं है? क्या वो सहानुभूति व कृपा के पात्र नहीं है? या महज उनको इसलिए नकारा जाए कि वो ब्राह्मण हो गए? आखिर भारत की सरकार कब इस दोहरे चरित्र से निकलेगी? क्यों कर नहीं हमारे सवर्ण समाज के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो हैं, वो अपनी आंखें खोल रहे हैं? या उनका भी केवल एक सूत्रीय उद्देश्य है कि समाज को बेचो, सत्ता पाओ? नकार देना चाहिए समाज को ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो खुद को तो सवर्ण कहलाते हो, सवर्ण समाज का ही दोहन होते देते, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो सपा के हो या बसपा के। तिलक, तराजू और तलवार, और उसको लीड कौन कर रहा है? मिश्रा परिवार। ये दोहरा चरित्र क्यों? जब उनके जूते ही चार मारने हैं तो क्या बहन जी ये बताएंगी फिर बसपा का नेतृत्व एक सवर्ण परिवार के हाथों में क्यों? नहीं बताएंगी, क्योंकि उसके पीछे उनका आशय है। वो आशय क्या है कि उनको भी सवर्ण वोट चाहिए। दलितों को गुमराह करने के लिए तिलक, तराजू, तलवार पे जूतों का प्रहार होगा और नेतृत्व एक सवर्ण परिवार के हाथों में होगा। याद करिए, सपा, ठाकुर महासभा, वैश्य महासभा, स्वर्ण महासभा, स्वर्णों की महासभाएं भी बनेंगी और स्वर्णों पर अत्याचार भी होगा। ये दोहरा चरित्र है जिसको हिंदुस्तान की जनता को समझना चाहिए। और उससे बड़ी बात कि इस पूरे प्रकरण पर 10वां टीका टिप्पणी करने वाला हमारा जो है न्यायपालिका, वो मौन है। कई ऐसे केस रिलेवेंसीज हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज के लिए कोड है जात आधारित आरक्षण, तो क्यों कर नहीं इसको सुमोटो लिया जा रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा? क्या सब समाज में
जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर क्या इस तरीके का विभेद किया जाना स्वीकार होना चाहिए? भारत के राजनीतिज्ञों का तो स्तर गिर चुका है। ये किस हद तक गिरा है? क्योंकि हमारी आंखों पर पार्टीगत पर्दे पड़े हैं। हम कांग्रेसी हैं, हम भाजपाई हैं, हम सपाई हैं, हम बसपाई हैं, हम भारतीय नहीं हैं। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम बैकवर्ड हैं, हम अदर बैकवर्ड हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। लेकिन मित्रों, जो माहौल समाज में व्याप्त हो रहा है अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, अब वो समय आ गया है। यहाँ की जनता को प्रतिकार करना पड़ेगा। तो क्या किया था अर्नब ने? मैं मानता हूं कि आर भारत एक प्रो चैनल है। वो पार्टी विशेष के एजेंडे को चला रहा है और सरकार के एजेंडे को चला रहा है। लेकिन उसने एक काम तो सच किया था। दिशा सालियान का जो केस उठा था, या सुशांत सिंह को लेकर जो शंकाएं थी, या पालघर में जिसको मॉब लीचिंग कहा जा रहा है, क्या वास्तव में मॉब लीचिंग थी या वो प्लान्ड कंस्पिरेसी थी? अगर दो निर्दोष, मैं उनको साधु की मैं भी बात नहीं करता, साधु की बात करूंगा तो प्रिजुडियस हो जाऊंगा। अभी चार तथाकथित दलाल बुद्धिजीवी इसी पर आपत्ति उठाएंगे कि साहब ये साधुओं के प्रकरणों को भुनाना चाहते हैं। लेकिन दो निर्दोष तो मारे गए थे, पुलिस अभिरक्षा में मारे गए थे, पुलिस की मौजूदगी में मारे गए थे। क्या ये मुद्दा उसके द्वारा उठाया जाना उचित नहीं था? क्या उन दो निर्दोषों को न्याय मिलना उनका अधिकार नहीं? या जो ड्रग रैकेट्स का मामला आर भारत ने उठाया और उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार ने उसके साथ क्या किया? अब देखने वाली बात यह कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गिरफ्तारी अवैध है, तब उद्धव जी की नैतिकता क्या बोलेगी? क्या वो परमवीर जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं उनको बर्खास्त करेंगे? क्या वो उस एसपी को बर्खास्त करेंगे जिसने 3 साल पुराना वो केस जिसमें एफआईआर लग चुकी थी, उसको बिना किसी सक्षम अधिकारी की आज्ञा के और संज्ञान के उसने स्वतः रीओपन करके गिरफ्तारी कर ली, 8 दिन तक गिरफ्तार रखा? क्या इस गिरफ्तारी का मुआवजा महाराष्ट्र सरकार देगी, महाराष्ट्र पुलिस देगी? नहीं देगी, ना इसकी बात उठेगी, क्योंकि इस विषय पर राजनीति हो रही है, सत्ता पक्ष की भी, विपक्ष की भी, कांग्रेस की, एनसीपी की, शिवसेना की, तो उधर से भाजपा की भी। हिंदुस्तान में कानून रखैल हो गया इन राजनीतिक पार्टियों का। ये जिस तरह चाहते हैं कानून से खिलवाड़ करते हैं। याद है आपको, यह मैं स्मरण कराऊं, SC/ST एक्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्जन दे दिया था कि इसमें बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को एज इट इज रखा था, तो क्या भारत सरकार ये बता पाएगी कि फिर उस एक्ट में बिल लाने की आवश्यकता क्या थी? क्या जरूरत थी? कौन सा जघन्य कांड हो रहा था, या केवल वोट राजनीति थी? दूध के धुले ये भी नहीं। निसंदेह कुछ काम जो इच्छा शक्ति की कमी के चलते कांग्रेस नहीं कर पाई, इन्होंने किए, प्रशंसनीय किए, पर आचरण इनका भी स्पष्ट नहीं। और एक चीज तो इनके लिए बड़ी स्पष्ट है कि ये प्रो कॉर्पोरेट है। कितनी सरलता से हमारा शीर्ष नेतृत्व भाजपा का कहता है कि मैं मध्यम वर्ग से लूंगा, गरीब को दे दूंगा, मध्यम वर्ग को कुछ नहीं दूंगा, जबकि 52 से 57% की आबादी है। कॉर्पोरेट को छेड़ूंगा नहीं, उनको तो 1,36,000 करोड़ की कॉर्पोरेट टैक्स की माफी जरूर करूंगा, पर हाँ मध्यम वर्ग की गैस की सब्सिडी जरूर छीन लूंगा। माननीयों के सुख सुविधाओं में कोई कटौती नहीं, उनके खर्चे में कोई कटौती नहीं। आज भी एक मंत्री कम से कम 12 गाड़ी लेके चलता है। वो पैसे की बर्बादी ना तो भाजपा सरकार को दिखती है, न कांग्रेस को दिखती थी। वो जनता का पैसा ऐसे बर्बाद होता है, पर जनता के गैस की सब्सिडी इनको कष्ट देती थी। ये तो बड़ा गंभीर विषय है। विषय इसलिए भी गंभीर है कि ये गंदी राजनीति हमारे समाज को खा रही है।
और जो माहौल ये पैदा कर रही है, जो विष ये व्याप्त कर रही है, वमित कर रही है, उसके दूरगामी परिणाम कहीं ज्यादा गंभीर होंगे। तो इस तरीके का एक माहौल बन रहा, दिमागों में जहर घोला जा रहा है। नवयुवक जो बेरोजगार है, कार्य रहित है, जिसके स्वप्न शैशवावस्था में ही दम तोड़ रहे हैं, वो इन नारों के बहकावे में आ रहा, क्योंकि उसको नौकरियों का लालच दिया जा रहा है। याद होगा आपको 2014 प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां खप गई, देना तो दूर रहा, खप गई। अब योगी सरकार का फरमान संविदा पे रखेंगे, हर 6 महीने बाद उनका पुनराकलन होगा, हर बार पुनराकलन में फिर भ्रष्टाचार होगा। योगी सरकार नहीं रोक सकती इस भ्रष्टाचार को। हाँ, मेरिट सरवाइव करेगी, पर वो भी मेरिट भ्रष्टाचार के आगे मारी जाएगी। पंचम वेतन आयोग की संतुष्टि थी मित्रों, सरकारी कर्मचारी स्वभाव से भ्रष्ट होता है, इसलिए शासन को इनके भ्रष्ट आचरण पर लगाम लगाने की भी व्यवस्था सशक्त करनी चाहिए। उस विषय पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, अपने कर्मचारियों को दोनों हाथ से लुटाया। हर बार डीए बढ़ रहा है, टीए बढ़ रहा है, आम आदमी क्या है, बड़े न बड़े इन सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। कोई स्लैब नहीं है, एक आईएएस लाखों में कमाता है तो एक चपरासी 80,000 में जी रहा है, और वो खुल के भ्रष्टाचार कर रहा है। हर जगह पैसा चल रहा है। अगर आप इस गलतफहमी के शिकार हैं कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म है, तो ये आपकी गलतफहमी है। हाँ, 150 रुपए का भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, लेकिन अब वो 100 रुपया जो है 500 हो गया। पहले 10-10 रुपए के 10 जगह का जो बंटवारा था, वो सीमित होकर के, समाहित होकर के एक जगह 500 का हो गया है। देश बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है मित्रों, और आने वाला समय इसके लिए और घातक होगा, क्योंकि हम बड़ी सहजता से उनको पाल रहे हैं जो हमारे देश को साल रहे हैं, जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। जातीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे के आह्वान पर, चीन के माध्यम से 370 हटाने पर, देश का तिरंगा न उठाने पर, और सरकार मौन है, क्योंकि सरकार के लिए भी एक मुद्दा है। सरकार चर्चा करती है टीवी पे आकर के, कार्रवाई नहीं करती है। सोचिए, क्या इजराइल में रहने वाला कोई भी राजनेता ये हिमाकत कर सकता था कि वो कह सके कि हम चीन को ला करके, हम किसी दूसरे मुल्क को ला करके इजराइल में कोई चीज कंपाइल करवाएंगे, लागू करवाएंगे? नहीं, पर ये हिंदुस्तान यहाँ कह सकता है, क्योंकि यहाँ किराए के कुछ बुद्धिजीवी जो अपनी अस्मिता को बेचते हैं, वो अभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नंगापन और पूरापन करने लगे। और जो विपक्ष है वो अपनी औकात पर आ जाएगा। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या, हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, उनको कबूल है। लेकिन अगर उन टुकड़े करने वालों पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा तो वो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। देश की हत्या इनको स्वीकार है। सोचने वाली बात है। बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं और बड़े विचारणीय प्रश्न हमारे आप दोनों के। हमको सोचना पड़ेगा और प्रतिकार के रूप में हमको प्रत्यक्ष में आना पड़ेगा। हम आप ऐसे ही बेबाक चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।